बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FBISC लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अच्छा जी, टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो स्पेशली फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं उनकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स को भी दूर करूँगी और इसके अलावा ऐसी टिप्स भी दूँगी जिसके ज़रिए आप अपनी एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स SLO बेस्ड होते हैं, तो आप इस चीज़ को समझें कि SLO क्या होता है। SLO मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अब आपकी बुक में हर चैप्टर के स्टार्ट में एक पूरा SLO दिया होता है पूरे चैप्टर का, और हर टॉपिक के स्टार्ट में भी SLO दिया होता है। तो SLOs को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और उसी के ज़रिए अपने पेपर की तैयारी करनी है। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ आपकी बुक में से। तो ये आपकी फ़िज़िक्स की बुक है और इसमें देखें कि सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं। तो ये स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में आपको ये SLOs दिए होते हैं, यानी कि ये पूरे चैप्टर का SLO है। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं जो कि चैप्टर के अंदर हैं। और अब ये सबसे पहले नॉलेज 1.1 में भी देखें, अब ये एक पूरा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिज़िक्स, और इसमें टॉपिक के स्टार्ट में SLO दिया गया है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अब ये जो SLO आपको दिया गया है इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, यानी कि आप जब पूरा ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपने SLO देखना है कि क्या ये SLO आपने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरह हर चैप्टर के स्टार्ट में SLO दिए गए हैं और हर टॉपिक के स्टार्ट में भी SLO दिए गए हैं, तो इन SLOs पे भी आप ज़रूर फोकस करें। उसके बाद टिप नंबर 2 कि आप कंसेप्चुअल स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ कि आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें, किसी भी टॉपिक को रट्टा ना मारा करें, उसके कंसेप्ट्स याद करें और उसको अच्छे से समझ कर पढ़ें। और अगर आपका कोई टॉपिक बड़ा है या मुश्किल लग रहा है आपको, तो उसके नोट्स बना लिया करें। ठीक है, नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करते हैं। जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं तो उस वक्त जो है पूरी पूरी बुक पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, आपने अपनी वर्डिंग में उन नोट्स को लिखा होगा तो उनको समझना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स में कोशिश क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करें। ठीक है, और जो है उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि इसमें ऐड करने चाहिए वो भी ऐड कर दिया करें, एक छोटा सा बॉक्स बनाकर या उसको हाईलाइट करके जो है उसमें ऐड कर दिया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी लंबे या मुश्किल टॉपिक को एक नोट्स की सूरत में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं, ये देखिए। इस तरह से आप किसी भी टॉपिक का नंबर लिखें, उसका जो है टॉपिक नेम लिखें और उसके बाद नोट्स बनाएं। ठीक है, ये देखिए मैंने हर टॉपिक के जो है नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, और आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आप मार्कर का यूज़ करना चाहते हैं, नोट्स को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो कलरफुल बना लें, ताकि जो है पढ़ने में मज़ा भी आए और इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक। ठीक है जी, तो इस तरीके से, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही थी, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होता है तो वह आप इस तरह से बॉक्स बना कर लिखा करें। ठीक है जी, उसके बाद हम टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, यानी कि MCQs पर आपने अपनी ग्रिप जो है वो रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अच्छी तरह हर चैप्टर की तैयारी तो कर लेते हैं, पूरी बुक वो याद कर लेते हैं, लेकिन MCQs पर वो फोकस नहीं करते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कटते हैं। MCQs पर अपनी ग्रिप अच्छी रखें। अगर आपके पेपर में 12 MCQs हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपके वो 12 नंबर पक्के हों, यानी वो 12 नंबर आपने ज़रूर पूरे लेने हैं। क्योंकि देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में से तो कहीं से आपका नंबर कट सकता है कि आपने कहीं एग्जाम्पल नहीं दी या कहीं लेंथ जो है वो थोड़ी है लॉन्ग में। तो लेकिन MCQs में अगर आप सही आंसर लगा देते हैं, सही ऑप्शन पर टिक कर देते हैं, तो उसका एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है, उसका वो कहीं से नहीं काट सकता कि आपने जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं किया या फिर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी या लेंथ हो रही है। ठीक है, तो आपने MCQs के 12 नंबर वो तो पूरे लेने हैं। आपने MCQs पर ग्रिप अपनी अच्छी करें और MCQs को बिल्कुल इग्नोर ना करें। इसके बाद टिप नंबर 4 है कि आपने इंग्लिश के लिए ग्रामर पोर्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर में से ही आधे से ज़्यादा आपका इंग्लिश का पेपर आता है, और उर्दू में भी आपने यही स्टेप फॉलो करना है। कोई भी ग्रामर वाला पोर्शन है आपका, कोई डेफिनेशंस है, उन पर जो है आप फोकस करें, उन्हें इग्नोर ना करें। क्योंकि जो है इंग्लिश और उर्दू में आपका काफ़ी सारा पेपर जो है वो आउट ऑफ बुक आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, लेकिन आउट ऑफ बुक ज़रूर आता है। ठीक है, कोई भी आपको वो टॉपिक दे सकते हैं जिस पे आपने पैराग्राफ लिखना है, या कोई भी टॉपिक दे सकते हैं जिस पे आपने एसे लिखना है, या आप
आपसे किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में सिनोनिम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, आप अपनी वोकैबलरी को बेहतर करें, डिक्शनरी से हेल्प लें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन सब बातों के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह आप अपनी ग्रामर पर फोकस कर सकते हैं। तो आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी आप वो भी देख लें। मैं उस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप पास्ट पेपर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप गूगल पर जाकर जो है पास्ट पेपर सर्च करें फेडरल बोर्ड के। अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं या किसी भी क्लास में हैं, तो आप पास्ट पेपर्स को भी एक दफ़ा रीड कर लिया करें। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपका पेपर किस तरह से आता है, क्या उसकी स्कीम है, और किस तरह, जैसे अब इंग्लिश में तो सिनोनिम काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो किसी भी वर्ड का आ सकता है। तो आप पास्ट पेपर से जो है हेल्प लें कि वहाँ पर किस तरह के सिनोनिम आए हुए हैं, किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं। उससे आपको जो है हेल्प मिलेगी और आपको आसानी होगी सिनोनिम्स और ग्रामर पोर्शन पर फोकस करने में। इसी के साथ टिप नंबर 5 है कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट हो गए, तो पिछले वाले चैप्टर्स को आप भूल सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। हर महीने आपने देखना है पिछले वाले आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें क्या क्या जो है टॉपिक्स हैं, तो वो एक दफ़ा आप रिवीजन कर लिया करें। इस तरह से आप भूलेंगे नहीं और पेपर में आपको मुश्किल नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो रिवीजन जो है उस पर इतना फोकस नहीं करते, चैप्टर्स बारी बारी याद करते रहते हैं, और पेपर जब करीब आते हैं तो उस वक्त जो है पीछे वाले चैप्टर्स भूल चुके होते हैं। तो रिवीजन भी आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। और स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में तो अगर आप क्वेश्चंस के पीछे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो मैथ में प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंसी से करें, यानी लगातार बार बार प्रैक्टिस करें। और मैथ में तो बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे वाले चैप्टर्स की भी थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस कर लिया करें हर महीने में। इसके बाद टिप नंबर 5 है कि आपने टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में जब आप कोई टॉपिक याद कर लेते हैं तो उसके बाद उस टॉपिक को आप लिख कर देखें और जो है टाइमर साथ में लगा लें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप 10 मिनट में उसको कंप्लीट करें तो आप टाइमर 10 मिनट का लगा लें और साथ में वो टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और आप देखें कि क्या आप 10 मिनट में वो टॉपिक लिख पाते हैं या नहीं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है और आपने उसको मैनेज करके जो है उसके अंदर अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद टिप नंबर 6 है कि अगर आप ट्यूशन वगैरह या कोई एकेडमी आपने नहीं ज्वाइन की हुई, आप घर में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपका होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाता, आपका जो है थोड़ा बहुत काम रह जाता है, तो आपने एक स्टडी प्लान या फिर एक शेड्यूल जो है आपने अपना बना के रखना है, ठीक है। उसके मुताबिक आपका जो टाइम है कि आपने इतने टाइम में पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम में आप सिर्फ पढ़ाई करें। जैसे अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने 2 घंटे पढ़ाई के रखे हैं, तो उस 2 घंटे में आपने सिर्फ अब स्टडी करनी है, सिर्फ स्टडी पर फोकस करना है। कोई भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें आपने उसके दरमियान में नहीं यूज़ करनी, ठीक है। आप चाहे अपने मोबाइल को ऑफ़ करके रख दें या जैसे भी आप करना चाहते हैं, तो उस टाइम में सिर्फ स्टडी पर फोकस करें और उसके बाद फिर आप जो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर लें। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स भी दूर हुई होंगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें और इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो के एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी, स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस ऑन योर गोल्स टू अचीव दैम। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।